गया। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 22 सितंबर 2020। चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। आज जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा एथिकल कोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड। देन विल डिस्कस अबाउट नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन अगेंस्ट राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी फॉर वर्ल्ड बैंक लोन से रिलेटेड। उसके बाद हम देखेंगे चेंदमंगलम साड़ी केरला से रिलेटेड और फिर हमारा अगला आर्टिकल होगा काकतिया डायनेस्टी से रिलेटेड। चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि एथिकल कोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड। देखिए कंटेस्ट ये है कि एक न्यूज़ चैनल जिसका नाम है सुदर्शन टीवी, यहाँ पर एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है बिंदास बोल। ठीक है, इस बिंदास बोल के एक प्रोग्राम के ऊपर, उसके टेलीकास्ट के ऊपर स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये जो प्रोग्राम है वो इंडिया की कम्युनल हार्मनी को हार्म कर सकता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन यानी कि एनबीए से कुछ सजेशंस मांगे। उन्होंने बोला कि आप ऐसे मेजर्स सजेस्ट करें जिसकी मदद से इस प्रकार के जो टीवी प्रोग्राम्स हैं उनको एयर होने से रोका जा सके। ठीक है, ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिनको एयर होने से रोक सकते हैं? तो वो होंगे आपके जो कम्युनल हार्मनी को हार्म पहुंचाते हों, ठीक है, और डेरोगेटरी कंटेंट के हों, ठीक है, या फिर बायस्ड कंटेंट के हों। ठीक है ना, इस प्रकार के प्रोग्राम को एयर होने से रोका जा सके। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एनबीए ने फिर अपने कुछ सजेशंस भी दिए हैं। इन्होंने क्या बोला है कि जो भी मीडिया हाउस हों, चाहे वो एनबीए के मेंबर्स हों या ना हो, उन सभी को जो भी मेजर्स बताए जाएंगे, जो भी एथिकल कोड्स बताए जाएंगे, उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर सर्विस अथॉरिटी यानी कि एनबीएसए को बनाया जाएगा, जो रेगुलेशन का काम करेगी, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म का काम करेगी और रेगुलेट करेगी सभी न्यूज़ मीडिया हाउसेस को। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। ठीक है, ऑलराइट। तो फ्रेंड्स, ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एनबीए से रिलेटेड। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन अगेंस्ट राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन से रिलेटेड। ठीक है, देखिए कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली 2 फार्म बिल्स को राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया। ठीक है ना, फार्म बिल्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, उनमें से 2 बिल्स को पास कर दिया गया राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, इन बिल्स को पास किया गया थ्रू वॉइस वोट। ठीक है, वॉइस वोट में क्या होता है कि जो चेयरपर्सन होता है वो मांगता है वोट, बोलता है कि अगर जो भी इस बिल के सपोर्ट में है वो लोग यस बोले, जो लोग इसके सपोर्ट में नहीं है वो लोग वाई बोले, और जिसकी आवाज़ ज़्यादा होती है, जिसकी वॉइस ज़्यादा होती है, उन लोगों की बात मान ली जाती है। अगर यस ज़्यादा लोगों ने चिल्लाया, ज़्यादा शोर हुआ है यस का, तो उनकी बात को मान लिया जाता है और बिल को पास कर दिया जाता है। तो इसी मेज़र का, इसी मेथड को फॉलो करते हुए दोनों बिल्स को पास कर दिया गया। ठीक है, इससे अब कुछ एमपीज़ जो हैं वो नाराज़ हैं। उनका कहना ये है कि जो इस प्रकार की प्रैक्टिस की गई है डेप्यूटी चेयरमैन के द्वारा वो सही नहीं है और वो कई सारे लॉज को वायलेट करती है। ठीक है, कुछ एमपीज़ को जो कि इस बिल के अगेंस्ट में बोलना चाहते थे उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उन्हें मौका नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसी के कारण नाराज़ होकर एमपीज़ ने इस बिल को लेकर आए हैं। ठीक है, ये जो मोशन है, रेजोल्यूशन है, ये आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन से अलग है। ठीक है, जो सरकार के अगेंस्ट लेके आया जाता है, ये उस प्रकार का रेजोल्यूशन नहीं है। ठीक है, यह दूसरा नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन है, ऑलराइट, जो कि चेयरमैन के, डेप्यूटी चेयरमैन के अगेंस्ट लेके आया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार के कुछ मेजर्स भी हैं जो कि पहले भी लेके आए गए हैं। जो आपके पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा थे जीवी मावलंकर, उनके अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन को लेके आया गया था। उसके बाद स्पीकर सरदार हुकम सिंह, उनके अगेंस्ट भी लाया गया था, और फिर बलराम जाखर, उनके अगेंस्ट भी इसी प्रकार का मोशन लाया गया था, लेकिन यह रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, अब जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस में नहीं होता है, जब वो राज्यसभा की कुर्सी पर नहीं बैठा होता है, तब एक डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो उसकी जगह लेता है। ये जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का एक मेंबर होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो चेयरमैन होता है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो मेंबर ऑफ राज्यसभा
होता है। ठीक है, ये जो इसके क्या काम होता है, सबसे पहले तो अगर चेयरमैन की जो पोस्ट है वो वैकेंट है, ठीक है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, तब उसकी जगह पर डेप्यूटी चेयरमैन आकर बैठ जाता है और वो उसका काम करता है। ठीक है, जब वो चेयरमैन की सीट पर बैठता है तो उसके पास सारी पावर होती हैं जो कि एक चेयरमैन के पास होती हैं। ऑलराइट, ठीक है, फिर जब ये डेप्यूटी चेयरमैन अपनी सीट पर बैठा होता है तब वो वोट नहीं कर सकता पहले इंस्टेंट में, वो कास्टिंग वोट डाल सकता है। जब टाई की कंडीशन आ जाती है तब वो अपनी वोट डाल सकता है, उसके पहले वो वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, इसके रिमूवल को लेकर आर्टिकल 19 में बताया गया है इसको अलग अलग प्रकार से कब हटाया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर ये राज्यसभा की इसकी जो पोजीशन है वही खत्म हो जाए। आपको पता होगा राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है, एक मेंबर का। ठीक है, अगर ये एक्सपायर कर जाता है तो वो अपने आप ही डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट से हट जाएगा। ठीक है, या तो वो रेजिग्नेशन लेटर दे दे किसको, चेयरमैन को, तब भी वो अपनी पोजीशन से हट सकता है, या फिर उसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया जाए बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, एक मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए, लेकिन ऐसा जो रेजोल्यूशन है उसके पहले 14 दिन का नोटिस, एडवांस नोटिस देना होगा। ठीक है, तो यही थर्ड जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा रहा है इस समय। ठीक है, एडवांस नोटिस दे दिया गया है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर वर्ल्ड बैंक लोन। ठीक है, कंटेस्ट ये है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कुछ लोन दिया था, कब, ताकि इंडिया कोविड-19 की महामारी को टैकल कर पाए। ठीक है, ये लोन मई 2020 में दिया गया था। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो लोन इंडिया को दिया गया है ये एक कंडीशन के साथ आता है, जो कंडीशन है कंडीशन ऑफ यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी एंड प्रोक्योरमेंट, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है वो डाटा मांग सकता है इंडिया से कि ये जो पैसा लोन में दिया गया था इंडिया को, उसने वो कहाँ पर खर्च किया। ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उस चीज़ से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, ये लोन जो दिया गया था वो किन चीज़ों के लिए दिया गया था, सबसे पहले तो आप अपनी जो है टेस्ट किट्स हैं उनको बढ़ाओ, वेंटिलेटर्स की नंबर बढ़ा लो आप। ठीक है, इसकी कोविड की सर्च के ऊपर आप इन्वेस्ट करो पैसा वगैरह, आइसोलेशन वार्ड को सेटअप करो और लैब टेस्टिंग वगैरह को एक्सपांड करो। ठीक है, क्लैरिफिकेशन दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, देख द वर्ल्ड बैंक वुड हैव द राइट टू रिव्यू द प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने का अधिकार होगा। इंस्पेक्ट ऑल अकाउंट रिकॉर्ड, कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ उस सब चीज़ों को वर्ल्ड बैंक इंस्पेक्ट कर पाएगा। ठीक है, हमें इस चीज़ से रिलेटेड जो मेन पॉइंट है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। ठीक है, हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप को डिस्कस करते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है वो आपको पता होगा कब बना है, ये जो बेसिक नॉलेज है वो सभी को होना चाहिए वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। ठीक है ना, ब्रिटेन्सबर्ग कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 बॉडीज़ वहाँ से निकल कर आई थी। ठीक है, वो सब आपको पता होगा, बेसिक नॉलेज है वो आप रखिएगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में वो है कि इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 189। ठीक है, टोटल इसके कंट्रीज मेंबर है। वर्ल्ड बैंक जो है वो टोटल 5 इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है, जिन 5 इंस्टीट्यूशन को मिलाकर हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, कौन कौन सी 5 इंस्टीट्यूशन है, पहली है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये लोन देता है, क्रेडिट देता है और साथ ही साथ ग्रांट भी देता है। ठीक है, किन चीज़ों से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन करने से रिलेटेड, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, अगला है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि शॉर्ट में IDA। ये क्या करता है, ये लो और नो इंटरेस्ट पर, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ होती है ना उनको लोन देता है। ठीक है ना, या तो बहुत कम इंटरेस्ट लेगा उन कंट्री से या फिर लेगा ही नहीं। ठीक है ना, नो इंटरेस्ट, ऐसे ही ग्रांट दे देगा। ऑलराइट, ठीक है, फिर अगला है आपका द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये भी क्या इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, एडवाइस देता है, साथ ही साथ असिस्ट करता है मैनेजमेंट में, चाहे वो कंपनीज हो या फिर गवर्नमेंट हो, उन्हें असिस्ट करने का काम करता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, अगला है आपका द मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में मीगा भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इंश्योर लीडर्स एंड इन्वेस्टर अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर। ठीक है ना, लीडर्स वगैरह को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी कंट्री में बनी रहे। ऑलराइट, इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो अफगानिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई नहीं रहती है, जो वहाँ की चुनी हुई सरकार है और तालिबान जो ग्रुप है उनके बीच में टसल चलती रहती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मीका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, अफगानिस्तान की सरकार को, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर बनी रहे। ठीक है, अगला है आपका द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है,
जो ट्रेड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करने का ये काम करता है। एक पॉइंट आपको याद रखना है इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कि इंडिया जो है वो ICSID का मेंबर नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है चेंदमंगलम साड़ीज से रिलेटेड। ये चेंदमंगलम साड़ीज जो हैं वो केरला में बनाई जाती हैं, ठीक है। कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली एक इनिशिएटिव शुरुआत की गई है, ठीक है ना। जो भी वर्कर्स हैं जो इस साड़ी को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको असिस्टेंस वगैरह दी जाएगी, ठीक है ना। ये असिस्टेंस उन लोगों को दी जाएगी जो केरला में जो फ्लड आया था उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट में आए थे, ठीक है। सबसे पहले तो जो केरला के अदर GI टैग हैं हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका बलरामपुरम, ठीक है, चेंदमंगलम एंड कुथामुल्ली। ये 3 जोग्राफिकल इंडिकेशन है, ठीक है। कहाँ से? केरला से। इन्हें जोग्राफिकल क्लस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। और कुछ अलग प्रोडक्ट्स हैं केरला के जो कि GI टैग जिन्हें मिला हुआ है, वो कौन कौन से हैं? एक है आपका कसरागोद साड़ीज़, ठीक है। फिर है पुक्कली राइस, नीलमपुर टीक, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, तिरूर बीटल लीफ, ठीक है ना, और भी है। तो ये कुछ मेन हैं जिनको आप याद रख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग से ये होता क्या है। देखिए, हर एक जोग्राफिकल लोकेशन की कुछ स्पेशलिटी होती है, ठीक है ना। उसी स्पेशलिटी पर अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो उसी क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, ठीक है। इन्हें दिया जाता है, ग्रांट किया जाता है एज ए जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1999 के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। देने का काम आपसे कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, वो ये डिसाइड करती है। ओके, ठीक है। फिर इसका जो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन इन लोकेटेड है चेन्नई में। ऑलराइट, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर जो जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, GI टैग दिया जाता है, वो 10 सालों के लिए दिया जाता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद उसको रिन्यू किया जाता है हर 10 साल के बाद, ठीक है। फिर इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि ट्रिप्स है, ठीक है, ये उसका पार्ट होता है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है काकतीय डायनेस्टी से रिलेटेड, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, ठीक है। देखिए, कंटेस्ट ये है रिसेंटली कि एक टेम्पल के कंस्ट्रक्शन किया गया है, ठीक है। जो टेम्पल बनाया गया था वो बनाया गया था गणपति देवा के द्वारा, ठीक है, जो कि काकतीय डायनेस्टी के एक रूलर थे, ठीक है। इन्होंने एक टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया था धरानीकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब वहाँ पे हुआ क्या है कि वहाँ पे पहले एक देवी की पूजा की जाती थी जिनका नाम था ककाती देवी, ठीक है ना, जो कि काकतीय डायनेस्टी की कुल देवी थी, उनकी पूजा की जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ ना, धीरे धीरे करके वो टेम्पल वगैरह जो है वो डैमेज हो गया काफ़ी ज़्यादा। जो वहाँ पे मेन जो इमेज थी, जिस डेइटी की इमेज थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई, ठीक है। और जो वहाँ के विलेजर्स थे उन्हें इतना नॉलेज भी नहीं था उस टेम्पल के बारे में कि वो किन की पूजा की जाती थी। तो अब उन्होंने वहाँ पर क्या कर दिया, एक दूसरी देवी की स्थापना कर दी है, ठीक है, जिन देवी का नाम है बलुशुलम्मा आइडल, ठीक है। इन देवी की अब वहाँ पर स्थापना कर दी गई है। हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं काकतीय डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए, काकतीय डायनेस्टी जो थी वो 12th सेंचुरी में आंध्र प्रदेश के रीजन में थी। आंध्र प्रदेश का रीजन आपका आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना वाला जो एरिया है वहाँ पर इस डायनेस्टी ने रूल किया है, ठीक है। कब से कब तक का टाइम पीरियड था इनका? तो 1083 AD से लेकर 1323 तक,
ठीक है ना, ये इनका टाइम पीरियड रहा है, ड्यूरेशन रहा है काकतीय डायनेस्टी का। ठीक है, काकतीय डायनेस्टी फेमस है अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ टैंक्स फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर के कारण। इन्होंने बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन किया था, डैम्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो, इरीगेशन का जो सप्लाई था वाटर का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, इसी चीज़ से रिलेटेड तेलंगाना की गवर्नमेंट ने मिशन काकतीय लेकर आई थी। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, will involves the restoration of irrigation tanks, lakes, minor irrigation sources built by काकतीय डायनेस्टी। ऑलराइट, ठीक है, फिर काकतीय डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन किया गया। जो मेजर रूलर्स थे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था वो थे आपके गणपति देवा, रुद्रमा देवी, ठीक है, प्रताप परुद्रा ऑफ काकतीय डायनेस्टी। इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन किया था। कुछ फेमस टेम्पल्स हैं आपके 1000 पिलर टेम्पल, ठीक है ना, इसको रुद्रेश्वरा स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है जो कि तेलंगाना में सिचुएटेड है। फिर है आपका इट इज़ अ स्टार शेप्ड ट्रिपल श्राइन डेडिकेटेड टू विष्णु, शिवा एंड सूर्य। यहाँ आप डायग्राम में देखिए इस प्रकार का है, ये है आपका 1000 पिलर टेम्पल। ठीक है, इसके बाद है रमापला टेम्पल जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ऐसा है ये कुछ दिखने में। ठीक है, और फिर उसके बाद है गोलकोंडा फोर्ट जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, जो कि काकतीय डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन आगे चल के इसके ऊपर रूल किया था, कैपिटल भी रहा था गोलकोंडा फोर्ट किसका, कुतुब शाही किंग्स का, कुतुब शाही डायनेस्टी जो थी। ठीक है, जिसे आप विजयनगर किंगडम्स में पढ़ते हैं, ठीक है, बहामनी किंगडम्स में पढ़ते हैं आप। ठीक है ना, उन डायनेस्टी के रूलर्स ने फिर इसको रूल किया था। ठीक है ना, कुतुब शाही डायनेस्टी कब से कब तक, 1518 से लेके 1687 तक। ठीक है, गोलकोंडा फोर्ट पर, गोलकोंडा फोर्ट की डायग्राम आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार का गोलकोंडा फोर्ट दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया है। सॉरी फॉर द स्मॉल डिस्टर्बेंस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करें आपको पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।